नमस्कार, स्वागत है आप सबका ध्वनि बुक एजुकेशनल में। आज की इस ऑडियो बुक में हम सुनेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक और इस पाठ को हम करेंगे 2 भागों में। तो आइए शुरुआत करते हैं भाग 1 की उपनिवेशीवादियों के विचार और योगदान से। यद्यपि शिक्षित भारतीयों ने हस्तलिखित महाकाव्यों, पुराणों और जीवन चरित्रों जैसे ग्रंथों के रूप में अपने पारंपरिक इतिहास को संजोए रखा, तथापि प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग से अनुसंधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आकर आरंभ होता है। ब्रिटेन वालों ने जब यह शासन कायम किया, तब उन्हें औपनिवेशिक प्रशासन के हित में इसकी आवश्यकता भी प्रतीत हुई। और जब 1765 में बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया, तब शासकों को हिंदुओं के उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था करने में कठिनाई का अनुभव हुआ। अतः 1776 में सबसे अधिक प्रामाणिक माने जाने वाली मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया। हिंदुओं के दीवानी न्याय कार्य में पंडित लोग और मुसलमानों के दीवानी न्याय कार्य में मौलवी लोग ब्रिटिश जजों के साथ लगा दिए गए। प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के लिए प्रयास आरंभ हुआ, जो व्यापक रूप से 18वीं सदी तक चलता रहा। और इसी के परिणाम स्वरूप 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना भी हुई। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स नामक सिविल सर्वेंट ने की, जिन्होंने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जबकि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में विल्किंस ने किया। 1804 में मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और फिर 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापित हुई। विलियम जोन्स ने यह प्रतिपादित किया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत ही मिलती हैं, और इसी तथ्य की खोज ने जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि यूरोपीय देश में भारतीय विद्या के अध्ययन में गहरी रुचि जगाई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड तथा कई अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत के आचार्य पद, जिसे चेयर्स कहा जाता है, वे स्थापित किए गए। भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा दिया जर्मनी के सपूत एफ मैक्स मूलर ने, जिनका अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बीता। और 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासकों की आंखें खोल दी। उन्हें महसूस हो गया था कि जिन विदेशी लोगों पर उन्हें शासन करना है, उनके रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्था का उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक है। और इसी तरह क्रिश्चियन मिशनों के धर्म प्रचारकों ने भी हिंदू धर्मों की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक समझा, ताकि वह धर्म परिवर्तन करा सके और इसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बना सकें। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही मैक्स मूलर के संपादकत्व में विशाल मात्रा में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया, और ये अनुवाद सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज में कुल मिलाकर 50 खंडों में, जिनमें कई खंड के अनेक भाग भी हैं, वे प्रकाशित किए गए। यद्यपि इस सीरीज में कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथ भी शामिल किए गए, पर वास्तव में प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ ही प्रमुख हैं। उपर्युक्त अनुवादों की प्रस्तावनाओं में और उनके आधार पर लिखी गई पुस्तकों में पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास और समाज के स्वरूप के बारे में कई सामान्य निष्कर्ष स्थापित किए हैं। उनका मत है कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का, विशेषतः काल और तिथि कर्म का बोध नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लोग स्वेच्छाचारी शासन के आदी रहे हैं, और वे आध्यात्मिक या पारलौकिक समस्याओं में ही डूबे रहे और अहलौकिक समस्याओं की चिंता नहीं करते थे। जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव का भारी कुचक्र माना गया। पाश्चात्य विद्वानों ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि भारतवासियों को ना तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था, ना किसी प्रकार के स्वशासन का अनुभव था। और ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी प्रकाशित किए गए। उन्होंने प्राचीन भारत का यह पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया। उन्होंने यह पुस्तक उपलब्ध स्रोतों के गहन अध्ययन के आधार पर लिखी और इसमें राजनीतिक इतिहास को प्रधानता दी। यह लगभग 50 वर्षों तक पाठ्य पुस्तक का काम देती रही और आज भी विद्वान लोग इसका उपयोग करते हैं। इतिहास के प्रति स्मिथ की दृष्टि साम्राज्यवादी थी।
इंडियन सिविल सर्विस के निष्ठावान सदस्य के रूप में उन्होंने भारत में विदेशियों की भूमिका को उजागर किया। उनकी पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी भी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। और उन्होंने तो लिखा भी है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है। तो सारांश यह है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की है, उसका लक्ष्य था भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना। इनमें कई निष्कर्ष कुछ मान्य भी प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, चीनियों की तुलना में भारतवासियों ने तिथि क्रम का कोई प्रबल बोध नहीं दिखाया है। हालांकि आरंभिक अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का काल निर्देश गौतम बुद्ध की मृत्यु से किया हुआ मिलता है। फिर भी इन इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित निष्कर्ष या तो भ्रांत है या अत्युक्तिपूर्ण। ऐसे निष्कर्ष तो ब्रिटिश तानाशाही को कायम रखने की अच्छी प्रचार सामग्री का काम दे सकते थे। भारत में एक छत्र या एकाधिकार शासन की परंपरा थी। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी इस शासन पद्धति को न्यायोचित ठहराया, जिसमें कि सभी शक्तियां वाइसरॉय के हाथों में रहती थी। और इसी तरह यदि भारत के लोग केवल परलोक की समस्याओं में डूबे रहते थे, तो उनके अलौकिक जीवन की देखभाल ब्रिटिश उपनिवेशाधिकारी लोग नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? भारतवासी जिन्हें अतीत में स्वशासन का कभी अनुभव ही नहीं रहा, भला वर्तमान काल में अपना शासन आप कैसे कर पाएंगे? ऐसे सभी निष्कर्षों की भीतरी नियत यही दिखाना था कि भारतवासी अपना शासन आप करने में असमर्थ हैं। और ये थे उपनिवेशीवादियों के विचार और योगदान। और आइए अब इसी के साथ आगे जानते हैं कि राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान क्या रहा। अच्छा, ये जो सारी बातें भारत के विद्वानों के लिए, विशेषकर उनके लिए जो पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए थे, भारी चुनौती बनकर आई। वे एक ओर तो उपनिवेशवादियों द्वारा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत की अतीत की छवि धूमिल किए जाने से चिढ़े हुए थे, तो दूसरी ओर भारत के पतनोन्मुख सामंती समाज और इंग्लैंड के फूलते फलते पूंजीवाद समाज के बीच घोर वैषम्य देखकर भी दुखी थे। बहुतेरे विद्वान दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरे और उनका मिशन भारतीय समाज को सुधारना ही नहीं था, बल्कि यह भी था कि भारत के प्राचीन इतिहास का इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जाए कि उससे समाज को सुधारने में और इससे भी बढ़कर स्वराज्य प्राप्त करने में सहारा मिले। ऐसा करने में अधिकतर इतिहासकार तो हिंदू पुनर्जागरण की लहर में प्रवाहित हुए, किंतु ऐसे विद्वानों की कमी नहीं थी जो तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रुख अपनाए रहे। इस द्वितीय कोटि में आते हैं राजेंद्र लाल मित्र, जिन्होंने कई वैदिक मूल ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो एरियंस नाम की बुक लिखी। प्राचीन परंपरा के परम प्रेमी लाल ने प्राचीन समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा और एक जबरदस्त पुस्तिका लिखकर यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में लोग गौमांस खाते थे। कुछ अन्य विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास भी किया कि अपनी विशेषताओं के बावजूद वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आश्रित उस वर्ग प्रथा से मूलतः भिन्न नहीं है जो यूरोप के प्राक औद्योगिक और प्राचीन समाजों में पाई गई है। फिर हैं महाराष्ट्र के रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। ये दो समर्पित महापंडित निकले जिन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों को बटोरा। आजी भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास और वैष्णव एवं अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। वे महान समाज सुधारक थे और उन्होंने अपने शोध के आधार पर विधवा विवाह का समर्थन किया और जाति प्रथा एवं बाल विवाह की कुप्रथा का खंडन भी किया। वीके राजवाड़े विशुद्ध अनुसंधान की धुन में संस्कृत की पांडुलिपियों और मराठा इतिहास के स्रोतों की खोज करते हुए महाराष्ट्र में गांव-गांव घूमे और ये स्रोत 22 खंडों में प्रकाशित हुए। उन्होंने लिखा तो अधिक नहीं, किंतु 1926 में उन्होंने मराठी में विवाह प्रथा का जो इतिहास लिखा वह सदा चोटी पर रहेगा, क्योंकि वह वैदिक तथा अन्य शास्त्रों के ठोस आधार पर खड़ा है और उसमें भारत में विवाह के विकास के विभिन्न प्रक्रमों को लेखक ने गहरी पैठ के साथ बतलाया है। पांडुराम वामन काणे संस्कृत के प्रकांड पंडित और समाज सुधारक हुए।
उन्होंने विद्वता की चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाया। उनका विशाल कीर्ति स्तंभ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जो वर्तमान सदी में 5 खंडों में प्रकाशित हुआ है, सामाजिक नियमों और आचारों का विश्व कोश है। इसके सहारे हम प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय विद्वानों ने राज्य व्यवस्था, जिसे हम पॉलिटी भी कह सकते हैं, और राजनीतिक इतिहास का गंभीर अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास है और भारतवासियों को प्रशासन की अच्छी जानकारी थी। इस विषय में श्रेय के अधिकारी हैं देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, जिन्होंने अशोक पर तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं। और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है हेमचंद्र राय चौधरी ने, जिन्होंने भारत काल से अर्थात ईसा पूर्व 10वीं सदी से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। वे चूंकि यूरोपीय इतिहास के अध्यापक थे, इसलिए उन्होंने इस पुस्तक में कुछ नए तरीकों और तुलनात्मक दृष्टि को भी अपनाया है। राय चौधरी ने काल विभाजन की समस्या का विवेचन तो नहीं किया, लेकिन उनका प्राचीन भारत का इतिहास ईसा की 6वीं सदी तक आकर समाप्त हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में V.A. स्मिथ के योगदान को सहराते हुए भी राय चौधरी ने उक्त ब्रिटिश विद्वान की कई बातों में आलोचना भी की है। उनके लेख त्रुटिहीन विद्वता के द्योतक हैं, लेकिन जहां वे अशोक की शांति नीति की आलोचना करते हैं, वहां घोर ब्राह्मणवाद का आग्रह प्रकट हो जाता है। हिंदू पुनर्जागरण का इससे भी अधिक पुट R.C. मजूमदार के लेखों में मिलता है, जो बहुत लिखने वाले थे और अनेक खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल के महासंपादक भी थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के अधिकांश लेखकों ने दक्षिण भारत पर समुचित ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहासविद K.A. नीलकंठ शास्त्री ने भी अपने अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में इसी मार्ग का अनुसरण किया, परंतु उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखकर इस त्रुटि का परिमार्जन कर लिया था। उनकी शैली तो कसी हुई है, पर लेख प्रांजल हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य उसी तरह विश्वसनीय हैं जिस तरह राय चौधरी के, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत की राज्य व्यवस्था और समाज के स्वरूप के बारे में जो सामान्य निष्कर्ष दिए हैं, उन पर बहुत से विद्वानों ने शंका प्रकट की है। नीलकंठ शास्त्री ने ब्राह्मणों की सांस्कृतिक उत्कृष्टता प्रतिपादित की और इस बात को भी उजागर किया है कि पूर्वकालीन भारतीय समाज में अच्छी समरसता थी। उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के राजवंशीय इतिहास पर कई प्रबंध पुस्तकें लिखी गई हैं। 1960 तक अधिकाधिक भारतीय विद्वान राजनीतिक इतिहास की ओर आकृष्ट रहे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के राजवंशों की ऐतिहासिक गरिमा भी बखानी। जिन विद्वानों ने अखिल भारतीय स्तर पर इतिहास लिखा, वे राष्ट्रीय भावना से प्रभावित रहे। जहां V.A. स्मिथ ने अपने इतिहास में सिकंदर के आक्रमण को लगभग 1/3 स्थान दिया, वहां भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत ही कम स्थान दिया। प्रत्युत उन्होंने सिकंदर के साथ पोरस की बातचीत को तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत को सेल्यूकस के हाथ से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मुक्त कराने की बात को विशेष महत्व दिया है। बात करते हैं K.P. जायसवाल की और A.S. अल्तेकर की, जैसे कुछ विद्वान रहे हैं हमारे देश में जिन्होंने शकों और कुषाणों के शासन से मुक्त कराने में भारतीय राजवंशों की भूमिका बढ़ा चढ़ा कर दिखाई है और इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि मध्य एशियाई तथा कुछ अन्य कबीले भारतीय जीवन के अविभाज्य अंग हो गए थे और भारत से संपत्ति लूटकर अपने मूल देश नहीं ले गए थे। फिर भी K.P. जायसवाल का सबसे बड़ा श्रेय यह है कि भारतीय तानाशाही की कपोल कल्पना का उन्होंने ही अंत किया। 1910 से 12 के बीच ही उन्होंने कई लेख प्रकाशित करके यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में यहाँ गणराज्यों का अस्तित्व था जो अपना शासन आप चलाते थे। उनके मंतव्य 1924 में हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। यद्यपि जायसवाल पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने प्राचीन संस्थाओं पर आधुनिक राष्ट्रीय भावना की कलई चढ़ा दी है और उन्होंने गणतंत्रीय प्रशासन का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है उस पर UN घोषाल सहित बहुत से लेखकों ने आपत्ति की है। तथापि गणतांत्रिक प्रयोग की प्रथा के बारे में उनकी मूल धारणा व्यापक रूप से मान ली गई है और उनकी अग्रणी कृति हिंदू पॉलिटी क्लासिक रचना मानी जाती है।
तो इसी तरह हमने जाना कि राष्ट्रीयवादियों की दृष्टि और योगदान कैसे रहे। इसी के साथ यह भाग अंत होता है। धन्यवाद।